Very good morning to all dear students. Today we are going to start chapter number 2, Bob Dylan, The Voice of a Generation. बॉब डायलन कौन थे? बॉब डायलन एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर, सिंगर, पेंटर और राइटर हैं. ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था. इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. तो ये किसी कारणवश वहाँ प्रेजेंट नहीं थे. तो इन्होंने जो स्पीच दी थी उसी की बायोग्राफी है ये. ठीक है, उनकी स्पीच है और उनकी बायोग्राफी है. द फर्स्ट हाफ इज़ of his speech and the second half is about of his biography. So let's start the reading portion. Bob Dylan is an American songwriter, singer, painter and writer. For over 5 decades he has influenced the world of popular music and culture. In 2016, the then 75 years old Bob Dylan was awarded the Nobel Prize for Literature for having created new poetic expressions with the great American song tradition. Bob Dylan did not go in person to attend the ceremony due to some prior commitments. His banquet speech was given by the United States Ambassador to Sweden, Esterhazy, at the Nobel banquet on 10th December 2016. Here we are going to read his speech and biography to know more about Bob Dylan. बॉब डिलन एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर, सिंगर, पेंटर और राइटर थे और वो पिछले 5 दशक से इस पॉपुलर म्यूज़िक के वर्ल्ड में सक्रिय थे. मतलब वो 5 दशक से 50 सालों से वो इस म्यूज़िक की फील्ड में थे. इन 2016 में जब वो 75 साल के हो गए, 75 ईयर्स के हो गए, तो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर लिटरेचर. क्योंकि वो जो भी कविताएं लिखते थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थी, बहुत अच्छी थी, अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन में थी. लोग काफ़ी प्रभावित करती थी वहाँ के लोगों को. जब उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला तब वो वहाँ जा नहीं सकते थे क्योंकि वो पहले से ही कहीं कमिटमेंट में, प्रायर कमिटमेंट पहले से ही उनका कहीं जाना तय था, जिस वजह से बिजी शेड्यूल की वजह से वो वहाँ नहीं प्रेजेंट हो पाए. हिज बैंकेट स्पीच वॉस, और उन्होंने जो स्पीच दी यूनाइटेड एम्बेसडर से, वो पहुँची स्वीडन, जहाँ पे नोबेल बैंकेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था. तो ये 10 दिसंबर 2016 की बात है जब उन्होंने ये स्पीच दी. तो आइए पढ़ते हैं उन्होंने क्या स्पीच दी. बैंकेट स्पीच. गुड इवनिंग एवरीवन. I extend my warmest greeting to the members of the Swedish Academy, to all of the other distinguished guests in attendance tonight. वो सभी को गुड इवनिंग विश करते हुए कहते हैं कि मेरी सभी को ही ग्रीटिंग सभी को ही नमस्कार है मेरा, जो भी यहाँ पे मेंबर हैं स्वीडिश एकेडमिक के और जो भी गेस्ट इस समय यहाँ उपस्थित हैं. I am sorry I can't be with you in a person, but please know that I am most definitely with you in spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. वो कहते हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अभी इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, जबकि मुझे इतना बड़ा प्रेस्टिजियस होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइज़ मिल रहा है, पर मैं आत्मा के रूप से मन से मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ. बीइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ समथिंग आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड और सीन कमिंग. वो कहते हैं नोबेल प्राइज़ जैसी चीज़ मिलना लिटरेचर के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी और आज वो पूरी हो गई. फ्रॉम एन अर्ली एज I have been familiar with the reading and absorbing the works of those who are deemed worthy of such a distinction. किपलिंग, शॉ, थॉमस मैन, पर्ल बर्क, एल्बर्ट कैमस, हेमिंगवे. वो कहते हैं शुरुआत से ही मैं जो भी लिटरेचर सीखा हूँ, जो भी मुझे ज्ञान मिला है वो ज़्यादातर इन महान हस्तियों की किताबों के द्वारा या इनके काम के द्वारा जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है, उन्हीं के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है. वो कुछ नाम लेते हैं जैसे किपलिंग, शॉ, थॉमस मैन, पर्ल बर्क, एल्बर्ट कैमस और हेमिंगवे.
These giants of literature, whose works are taught in the schoolroom, housed in libraries around the world, and spoken of in reverent tones, have always made a deep impression. वो कहते हैं यहाँ जाइंट से मतलब राक्षस नहीं है, जाइंट से मतलब है बहुत बड़े दिग्गज या लेजेंड। तो इतने बड़े बड़े जो लोग हैं लिटरेचर में, मैंने शुरू से उन्हीं से ही पढ़ा है, अपने बचपन से, स्कूल रूम से, लाइब्रेरी से, हमेशा मैंने आसपास के वातावरण से, हमेशा इन्हीं लोगों से मैंने सब कुछ सीखा है। और आज मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इनका जो मुझ पर प्रभाव पड़ा था मेरे जीवन में, वो आज मेरे काम आ रहा है। दैट आई नाउ जॉइन द नेम्स ऑन सच अ लिस्ट इज़ ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स। और आज इन सब के साथ मेरा नाम जुड़ना, ये सच में शब्दों में बयां करने लायक नहीं है, मतलब मेरे पास शब्दों से भी परे है। बियॉन्ड वर्ड्स मतलब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आई डोंट नो इफ़ दीज मैन एंड वुमेन वर थॉट ऑफ द नोबल ऑनर फॉर देमसेल्व्स। वो कहते हैं मैं नहीं जानता कि इन लोगों ने, ये जो भी व्यक्ति थे, चाहे वो आदमी थे या औरत थे, इन्होंने कभी नोबल ऑनर, इनको सम्मान मिले, इस बारे में सोचा था या नहीं सोचा था। बट आई सपोज दैट एनी वन राइटिंग अ बुक और अ पोएम और अ प्ले एनीवेयर इन द वर्ल्ड माइट हार्बर दैट सीक्रेट ड्रीम डीप डाउन इनसाइड। वो कहते हैं पर जो भी व्यक्ति इस संसार में कोई किताब लिखता है या कोई पोएम लिखता है या कोई प्ले लिखता है, वो कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अपने मन में एक सपना ज़रूर संजोता है, ठीक है, उसके मन में एक ख्वाब ज़रूर होता है। इट्स प्रोबेबली बट इट्स सो डीप दैट दे डोंट इवन नो इट्स देयर। पर वो इतना अंदर गहराइयों में छुपा होता है ये सपना उसका। सपना क्या, इतना बड़ा नोबेल प्राइज़ मिलना, ये सपना उनके इतनी गहराई में होता है कि वो इसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I have about the same odds as standing on the moon. वो कहते हैं अगर कोई मुझे ज़रा सा भी ये कहता कि मेरा बिल्कुल भी चांस है नोबेल प्राइज़ जीतने का, तो मैं अपने मन में क्या सोचता, ये तो चांद पे चढ़ने के समान है। In fact, during the year I was born and for a few years after, there wasn't anyone in the world who was considered good enough to win this Nobel Prize. वो कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ या मेरे पैदा होने के बाद के जो कुछ साल हैं, उस समय में कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस लायक नहीं समझता था, मतलब सोचता ही नहीं था कि वो इतना अच्छा है कि उसे नोबेल प्राइज़ मिले। सो आई रिकॉग्नाइज दैट आई एम इन वेरी रेयर कंपनी टू से द लीस्ट। अब बॉब कहते हैं कि इसका मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत रेयर हूँ, मतलब बहुत अलग हूँ, जो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ या जो मुझे अब उपाधि प्राप्त हो रही है। I was out on the road when I received this surprising news and it took me more than a few minutes to properly process it. वो कहते हैं मैं रास्ते में था जब मुझे खबर मिली थी, ये सूचना मिली थी, और मुझे कुछ मिनट लगे एक्चुअली इस चीज़ को समझने में कि क्या हुआ है मेरे साथ। I began to think about William Shakespeare, the great literary figure. वो कहते हैं मैं एकदम से उन जो बहुत बड़े लेखक हैं, जो राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर, उनके बारे में सोचने लगा। I would reckon he thought of himself as a dramatist. वो कहने लगे कि मेरी राय में शायद विलियम शेक्सपियर अपने आप को बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट समझते होंगे या अपने आप को एक ड्रामेटिस्ट समझते होंगे। द थॉट दैट ही वॉज राइटिंग लिटरेचर couldn't have entered his head. वो जो लिखते थे ना लिटरेचर, वो एक्चुअली उनके दिमाग में कभी भी आता नहीं था। यहाँ दिमाग में आने से मतलब है कि जो भी काम करते हैं इंसान अपने, जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो इनके मन में आता है, जो इनके हिसाब से सही है, ये वो लिखते हैं। मतलब ज़्यादा अपना सोच को या लोगों की सोच अब उस पर हावी ना हो, ऐसा लिखते हैं ये। हिज वर्ड्स वर रिटन फॉर द स्टेज। उनके जो शब्द थे वो एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ही लिखे गए थे। मीन टू बी स्पोकन नॉट रीड। मतलब ये है कि वो सिर्फ कहने के लिए थे
क्योंकि जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है उस पर डायलॉग्स बोले जाते हैं, वो सिर्फ सुनाने के लिए थे, पढ़ने के लिए नहीं थे। When he was writing Hamlet, I am sure he was thinking about a lot of different things. वो कहते हैं जब वो हेमलेट लिख रहे होंगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि उनके दिमाग में बहुत सी अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी, अलग अलग प्रश्न चल रहे होंगे, जैसे हु आर द राइट एक्टर्स फॉर दीज रोल्स, इस रोल के लिए सबसे अच्छा एक्टर कौन होगा, हाउ शुड दिस बी स्टेज्ड, कैसे इसे स्टेज पर उतारा जाएगा, डू आई रियली वॉन्ट टू सेट दिस इन डेनमार्क, क्या ये डेनमार्क एक जगह का नाम है, क्या यहाँ इसका सेट डेनमार्क में लगना चाहिए। हिज क्रिएटिव विजन एंड एम्बिशंस वर नो डाउट एट द फोर फ्रंट ऑफ हिज माइंड, उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो उनके दिमाग में बिल्कुल सामने, बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है। बट देयर वर ऑल्सो मोर मंडेन मैटर्स टू कंसीडर द डील विद, पर यहाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मंडेन क्या होता है, वेरी ऑर्डिनरी एंड डल, ठीक है, मतलब जो बहुत साधारण है। वो ये कहते हैं कि जो इस तरीके के आर्टिस्ट होते हैं इनके दिमाग बहुत अलग चल रहे होते हैं, पर ये बड़े ही साधारण तरीके से अपनी चीज़ों को करते हैं। Is the financing in place? Are there enough good seats for my patrons? Where am I going to get a human skull? I would bet that the farthest things फ्रॉम शेक्सपियर माइंड वॉज द क्वेश्चन। कह रहे हैं इस तरीके के कुछ प्रश्न उनके दिमाग में आते होंगे कि कौन सी जगह चुनूँ, क्या ये जगह सही है, यहाँ पे मेरे फैंस जो मेरे दर्शक आएंगे वो बैठ पाएंगे, मैं ह्यूमन स्कल कहाँ से लाऊँ, इस तरीके के प्रश्न वो उनके दिमाग में आते होंगे। पर सबसे अनोखा प्रश्न उनके दिमाग में क्या आता होगा कि क्या ये लिटरेचर है जो मैं लिख रहा हूँ, क्या यही लिटरेचर है। When I started writing song as a teenager and even as I started to achieve some renown for my abilities, my aspirations for these songs only went so far. वो कहते हैं जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में मतलब अपनी किशोर अवस्था में लिखना स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे उनको रिनोन मतलब लोग पहचानने लग गए हो, उनको एक फेम होता है, मतलब लोग जानने लग गए, थोड़ी इज्जत मिलने लगी, शोहरत मिलने लगी। माई एस्पिरेशंस मतलब उनकी जो एम्बिशन था, उनका जो वो बनना चाहते थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो आगे चल रहे थे, अपनी उम्मीदों पे खरे उतर रहे थे। आई थॉट दे कुड बी हर्ड इन, और वो क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि सुनने वाले क्या हैं, देखने वाले क्या हैं, दर्शक हैं, ऑडियंस है जो उनको पसंद कर रही है, तो वो भी उनके लिए सोचते थे कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ, कुछ ऐसा सुनाऊँ जो कॉफ़ी हाउस में भी सुना जाए, बार्स में भी सुना जाए, अलग अलग जगहों के उन्होंने नाम लिए, मे बी लेटर इन प्लेस लाइक कार्नेजी हॉल, द लंडन पैलेडियम। If I was really dreaming big, maybe I could imagine getting to make. वो कह रहे हैं अलग अलग जगहों पे मुझे सुना जाए, तो वो हर बार कुछ ऐसा लिखते थे कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग पसंद करें। I was really dreaming big, maybe I could imagine getting to make a record and then hearing माई सॉन्ग्स ऑन रेडियो। वो अपने खुद से काफ़ी उम्मीद लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने कुछ ऐसे गाने रिकॉर्ड करूं जो रेडियो पर भी सुनाए जाए। दैट वॉज रियली द बिग प्राइज़ इन माई माइंड। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके दिमाग में, क्योंकि रेडियो पे गाना गाना मतलब काफ़ी लोगों तक उनकी बात, उनका जो मैसेज है, उनकी जो सिंगिंग स्किल है वो पहुंचाना। मेकिंग रिकॉर्ड्स एंड हियरिंग योर सॉन्ग्स ऑन रेडियो meant that you were reaching a big audience and that you might get to keep doing what you had set out to do। मतलब गाना रेडियो पे सुनाना, अपनी आवाज़ सुनना और कई लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा एक मतलब एम है, एक लक्ष्य ऐसा है जो वो करना चाह रहे थे। वेल आई हैव बीन डूइंग व्हाट आई सेट आउट टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। वो कह रहे पर जो मैंने सोचा वो मैंने किया, थोड़ा समय लगा और मैंने वो चीज़ की। आई हैव मेड डजन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्लेड थाउजेंड ऑफ कॉन्सर्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो कहते हैं मैंने कई दर्जन गाने गाए, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, बहुत सारे कंसर्ट किए लोगों के बीच में जाके, बट इट्स माई सॉन्ग।
but it's my songs that are at the vital center of almost everything I do। पर ये मेरे गाने ही थे, वो कहते हैं कि जो वाइटल होता है, असेंशियल, जो ज़रूरी थे, मुझे ये प्रसिद्धि, ये मुकाम तक पहुंचाने में इनका बहुत अहम रोल है। They seemed to have found a place in the lives of many people throughout many different cultures and I am grateful for that। वो कहते हैं इनके ज़रिए मैं अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरह के लोगों के मन में, अलग अलग कल्चर में, डिफरेंट कल्चर में मैं गया हूँ और लोगों ने सुना है, तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट देयर्स वन थिंग आई मस्ट से, पर एक और चीज़ है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एज अ परफॉर्मर आई हैव प्लेड फॉर 50,000 पीपल एंड आई हैव प्लेड फॉर 50 पीपल एंड आई कैन टेल यू दैट इट इज़ हार्डर टू प्ले फॉर 50 पीपल। वो कहते हैं पर एक परफॉर्मर के तौर पर मैं 50,000 लोगों के सामने भी मैंने परफॉर्म किया और 50 लोगों के भी सामने परफॉर्म किया, पर 50 लोगों के सामने परफॉर्म करना ज़्यादा मुश्किल है। 50,000 पीपल हैव अ सिंगुलर पर्सोना, नॉट सो विथ 50। वो कहते हैं 50,000 लोग जब किसी जगह जुड़ते हैं, जब लोगों को पता चलता है, कॉन्सर्ट होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, परफॉर्मर आते हैं, तो लोग गए उनको सुनने के लिए, ठीक है। उन सब का एक ही पर्सोना है, एक ही सोच है कि हमें इनको सुनना है, तो वो एक ही मेंटालिटी के लोग हैं। बट जो ईच पर्सन हैज़ एन इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी, अ वर्ल्ड ऑन टू देमसेल्फ, पर हर एक व्यक्ति की एक अपनी सोच है, एक अपनी आइडेंटिटी है। दे कैन परसीव थिंग्स मोर क्लियरली, दे कैन परसीव मतलब ये समझ लेते हैं, ये बारीक बारीक चीज़ें भी समझ लेते हैं। ये 50 लोग मतलब ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली देखेंगे। योर ऑनेस्टी एंड हाउ इट रिलेट्स टू द डेप्थ ऑफ योर टैलेंट इज़ ट्राइड। वो आपकी ईमानदारी और जो आपने मेहनत की है, जो आपका टैलेंट है, उसको अच्छे से परख लेते हैं। द फैक्ट दैट द नोबल कमेटी इज़ सो स्मॉल इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी। इसी तरह जो ये नोबल कमेटी के कुछ लोग हैं, इन्होंने भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो समझी हैं और ये मेरी क्रिएटिविटी में लॉस्ट खो नहीं गए हैं। जैसे मेरे जो फैंस हैं वो ये कहना चाहते हैं जैसे मेरे फैंस खो जाते हैं मुझ में, उस तरह ये नहीं खोए। इन्होंने मेरी ईमानदारी और मेरा टैलेंट जो है वो देखा और समझा। But like Shakespeare, I too am often occupied with the pursuit of my creative endeavors and dealing with all the aspects of life's mundane matters। वो कहते हैं कि पर जैसे शेक्सपियर की तरह मैं भी हर चीज़ को इसी नज़र से देखता हूँ, मतलब अपनी क्रिएटिव नज़र से देखता हूँ। मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि कैसे कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है जब कोई गोल या कुछ भी हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो अभी शेक्सपियर के लिए सोच रहे थे कि शेक्सपियर भी ऐसा सोचते होंगे, वैसे वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचते हैं। हु आर द बेस्ट म्यूजिशियन फॉर दीज सॉन्ग्स, मतलब मेरे गानों के लिए कौन सा म्यूजिशियन अच्छा होगा। एम आई रिकॉर्डिंग इन द राइट स्टूडियो, क्या मैं सही स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इज़ दिस सॉन्ग इज़ द राइट की, क्या ये बिल्कुल सही की है, मतलब जो की से यहाँ मतलब हो सकता है उनके इंस्ट्रूमेंट का, मतलब जब वो म्यूज़िक अपना बनाते हैं तो क्या ये सही बना रहा हूँ मैं। सम थिंग्स नेवर चेंज इवन इन 400 ईयर्स। वो कहते हैं कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती 400 सालों में भी। नॉट वंस हैव आई एवर हैड द टाइम टू आस्क माई सेल्फ। वो कहते हैं मुझे कभी समय नहीं मिला कि मैं भी ये सोचूं या अपने आप से पूछ सकूं, आर माई सॉन्ग्स लिटरेचर, क्या मेरे सॉन्ग लिटरेचर हैं। सो आई डू थैंक द स्वीडिश अकेडमी बोथ फॉर टेकिंग द टाइम टू कंसीडर दैट वेरी क्वेश्चन एंड अल्टीमेटली फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल आंसर। वो कहते हैं कि पर मैं आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ स्वीडिश एकेडमी का, जो उन्होंने मेरे इन सारे प्रश्नों को समझा, मतलब मुझे कुछ इम्पोर्टेंस दी, मुझे कुछ समझा और मुझे इतना बड़ा ऑनर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो वो अपनी बेस्ट विशेस देते हैं बॉब डिलन।